हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे दोस्तों कल हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, यानी भारतीय संविधान के भाग 5 पर हमने क्या है चर्चा करी थी। और उसमें भी दोस्तों हमने जो संघ की कार्यपालिका थी उस पर हमने चर्चा करी दोस्तों। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति को पढ़ा दोस्तों। यानी हमने अनुच्छेद 52 देखा, और अनुच्छेद 52 दोस्तों राष्ट्रपति पद के प्रावधान की बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 हमने देखा दोस्तों। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकता है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं हमने पढ़ी थी, यानी अनुच्छेद 58 को हमने पढ़ा, और फिर अनुच्छेद 54 हमने पढ़ा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में। आज हम दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करेंगे। किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, किस पद्धति के माध्यम से, किस प्रणाली के माध्यम से दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, और राष्ट्रपति किस तरह से निर्वाचित होता है, उन सारी बातों पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले। किस पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों योग्यताओं का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में कर रखा है। यानी अनुच्छेद 58 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और लाभ का पद धारण ना करता हो। ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं दोस्तों? ये सारी बातें अनुच्छेद 58 में लिख दी गई हैं। यानी अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन की बात करता है, योग्यता की बात करता है। लेकिन दोस्तों जब राष्ट्रपति नामांकन भरने के लिए जाता है तो कुछ और भी क्या है कंडीशन होती हैं, कुछ क्या है शर्तें वहां पे क्या है निर्धारित होती हैं। तो उन्हीं शर्तों के बारे में हम क्या है बात करेंगे दोस्तों। यानी भारतीय संविधान की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 71 की अगर हम बात करते हैं। और आर्टिकल 71 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों? आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति, और दोस्तों किसकी बात करता है ये? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले। यानी कि जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं दोस्तों, जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले कहाँ प्रावधान कर रखा है? ये प्रावधान आर्टिकल 71 में कर रखा है। और इसी का दोस्तों जब हम आर्टिकल 71 के क्लाउज 3 की बात करते हैं तो 71 का क्लाउज 3 क्या कहता है दोस्तों? 71 का क्लाउज 3 कहता है कि राष्ट्रपति, और किसकी बात करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट की बात करता है। और किसकी बात करता है ये? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। यानी कि राष्ट्रपति की हम बात करें या उपराष्ट्रपति की बात करें, इनके निर्वाचन से संबंधित, यानी इनके चुनाव से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास है। यानी हमारी पार्लियामेंट को ऐसी पावर दे दी गई है दोस्तों कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित क्या है कानून बना सकता है। यानी अनुच्छेद 71 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 71 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले, यानी उनके चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी क्या है बात करता है। जबकि अनुच्छेद 71 का क्लाउज 3 की अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति की बात करता है, उपराष्ट्रपति की बात करता है, और किससे? निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको देता है? संसद को। यानी अनुच्छेद 71 का क्लाउज 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई कानून बना सकता है तो वो कौन बना सकती है? पार्लियामेंट बना सकती है। यानी हमारी संसद के पास
पास ऐसे अधिकार है, हमारी पार्लियामेंट के पास ऐसे अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट की बात करें या वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, उनके निर्वाचन से संबंधित यानी जो भी परिवर्तन करना है, जो भी फेरबदल करना है, कौन कर सकती है? हमारी पार्लियामेंट करती है। और दोस्तों संसद ने इस आर्टिकल का प्रयोग करके, यानी अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 71 के क्लाउज 3 की, तो संसद ने इस आर्टिकल का प्रयोग करके दोस्तों 1952 में एक एक्ट बनाया जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जिसको हम राष्ट्रपति किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जिसको हम जानते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट निर्वाचन अधिनियम, निर्वाचन अधिनियम 1952 के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 71 के क्लाउज 3 के तहत पार्लियामेंट के पास ऐसे अधिकार है, संसद क्या बना सकती है दोस्तों? संसद कानून बना सकती है। और किससे संबंधित बना सकती है? संसद दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती है। यानी अनुच्छेद 71 के क्लाउज 3 का प्रयोग करके पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसको हम दोस्तों क्या है? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट कहते हैं। और कब का? ये 1952 का। यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया गया 1952 में। और इसके माध्यम से दोस्तों क्या क्या प्रावधान कर दिए गए थे? इसके माध्यम से दोस्तों 3 प्रावधान किए गए थे। यानी पहले तो दोस्तों आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रस्तावक होने चाहिए। और क्या होने चाहिए दोस्तों? अनुमोदक होने चाहिए। यानी अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है दोस्तों, वो क्या है? नामांकन भरना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? प्रस्तावक होने चाहिए। और क्या है? अनुमोदक होने चाहिए। और क्या है? जमानत राशि, जमानत राशि की बात करता है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो एक्ट बनाया गया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, चूंकि हम राष्ट्रपति के निर्वाचन पर हम चर्चा करेंगे, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, किस तरह से दोस्तों द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर आई हैं, उन सारी बातों पर हम क्या है? चर्चा करेंगे। कितने वोट इनको प्राप्त हुए हैं, किस तरह से क्या है इनका निर्वाचन किया जाता। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या है? एक तो प्रस्तावक होना चाहिए दोस्तों। यानी 1952 में यह प्रावधान कर दिया गया था कि अगर कोई राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों नामांकन भरता है या उम्मीदवार है दोस्तों कोई राष्ट्रपति का, तो उसके लिए क्या है? एक तो प्रस्तावक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए दोस्तों? एक अनुमोदक होना चाहिए। जबकि जमानत राशि दोस्तों, जमानत राशि क्या है? कुछ नहीं था उस समय। क्या है? 1952 में जमानत राशि क्या है? 0 थी, यानी 1 भी रुपया नहीं थी, यानी कि कुछ भी नहीं था। जमानत राशि के रूप में क्या है? कुछ भी नहीं था। यानी अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया था कि जो भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहता है, जो भी नामांकन भरता है, तो दोस्तों उसके लिए क्या होना चाहिए? कम से कम एक प्रस्तावक होना चाहिए और कम से कम एक अनुमोदक। यानी एक तो प्रस्ताव करे दोस्तों और एक व्यक्ति ऐसा हो जो कि उसके समर्थन में होना चाहिए, जो कि उसका क्या करे? अनुमोदन करे। या अनुमोदन क्या है? करे दोस्तों, क्या करे? अनुमोदन करे, अनुमोदन करे दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? निर्वाचक मंडल के। यानी अगर हम बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में दोस्तों मैंने कल आपको क्या है? निर्वाचक मंडल के बारे में बताया था। किसके? इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में क्या है? बताया था दोस्तों। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में दोस्तों संसद के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी क्या होते हैं दोस्तों? निर्वाचित सदस्य होते हैं। चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे हम राज्यसभा की बात करें, तो सभी निर्वाचित सदस्य कहाँ होते हैं दोस्तों? इस निर्वाचक मंडल में होते हैं। और किसके निर्वाचित सदस्य होते हैं? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों? सभी राज्यों की, यानी कि जो भी राज्य हैं दोस्तों, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक होते हैं। निर्वाचित क्या होते हैं दोस्तों? विधायक होते हैं। विधायकों की संख्या की बात की गई है। किसकी? विधायकों की, एमएलओ की संख्या की बात की गई है दोस्तों। तो यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके माध्यम से किया जाता है? निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी सभी राज्यों के विधानसभाओं के
किसके दोस्तों, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर क्या है, भाग लेते हैं। किसके, विधानसभा लिख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते। मैंने आपको कल बताया था दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, इसके निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, यानी कि राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। और मैंने बताया था कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य को, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया था। तो ये कहा गया कि ये जो प्रस्तावक है दोस्तों और ये जो अनुमोदन कर रहे हैं, ये जो अनुमोदक हैं या अनुमोदन कर रहे हैं दोस्तों, ये कहां से होने चाहिए, इस निर्वाचन मंडल से होने चाहिए। इस निर्वाचक क्या है, मंडल से होने चाहिए। किससे, निर्वाचक मंडल से होने चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज से क्या है, होने चाहिए। यानी ये जो प्रस्तावक हैं और ये जो अनुमोदक हैं दोस्तों, ये किसी दूसरे उम्मीदवार के क्या है, ना तो प्रस्तावक होने चाहिए और ना ही क्या है, अनुमोदक होने चाहिए दोस्तों। तो 1952 में क्या प्रावधान कर दिया गया था कि भाई एक तो प्रस्तावक होने चाहिए और एक क्या है, अनुमोदन होना, अनुमोदक क्या है या अनुमोदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, अनुमोदक होना चाहिए। और जमानत राशि कितनी दोस्तों, जमानत राशि निर्धारित नहीं की गई थी, यानी 1 भी रुपया क्या है, जमानत राशि निर्धारित नहीं की गई थी। इसके बाद दोस्तों इसी आर्टिकल का प्रयोग करके संसद ने क्या है, ये जो 1952 का एक्ट था दोस्तों, कौन सा एक्ट था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम। दोस्तों इसमें संशोधन किया गया था और इसको किस नाम से जाने जाने लगा, संशोधन अधिनियम 1974, यानी कि संशोधन अधिनियम 1974, यानी कि पार्लियामेंट में इसमें क्या किया, संशोधन किया, संसद ने क्या इसमें संशोधन किया। यानी ये जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम था 1952 का, 1974 में क्या है, इसमें संशोधन किया गया था। और संशोधन करने के बाद दोस्तों क्या प्रावधान कर दिया गया था, यानी इस एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि ये जो प्रस्तावक थे दोस्तों, जो कितने थे पहले, ये जो प्रस्तावक थे पहले दोस्तों कितने थे, ये दोस्तों एक प्रस्तावक था, अब इसकी जगह कितने कर दिए गए, 10 कर दिए गए, यानी कि कम से कम 10 प्रस्तावक होने चाहिए। और जहां पर दोस्तों क्या है, अनुमोदक की अगर हम बात करते हैं तो पहले कितने अनुमोदक थे, पहले दोस्तों अनुमोदकों की संख्या कितनी थी, 1 थी, और ये अनुमोदकों की संख्या भी बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी दोस्तों, 10 कर दी गई थी। जबकि जमानत राशि पहले दोस्तों, जमानत राशि की अगर हम बात करते हैं तो जमानत राशि कितनी थी, जमानत राशि दोस्तों 1 भी रुपया नहीं थी, और अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों, यानी अब कितनी कर दी गई थी, अब 2500 रुपये कर दी गई थी। कितने, 2500 रुपये क्या है, जमानत राशि होनी चाहिए। और ये जो जमानत राशि होती है दोस्तों कहाँ जमा होती है, RBI में जमा होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या है, जमा होती है। यानी कि वो जो एक्ट था दोस्तों 1952 का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, उसके माध्यम से एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक होना क्या है, जरूरी था दोस्तों, कंपलसरी था। लेकिन देखा गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद है एक गरिमापूर्ण पद है, यानी कोई भी क्या है आकर क्या है दोस्तों उसका उम्मीदवार न बने, तो उसके लिए थोड़ी जटिल क्या है प्रक्रिया बना दी गई थी। यानी ये कहा गया कि भाई जहां पर प्रस्तावक 1 था वहां पर क्या है बढ़ाकर 10 कर दिए गए, यानी कि अब प्रस्तावकों की संख्या कितनी कर दी गई, प्रपोजर्स की संख्या कितनी कर दी गई थी, 10 कर दी गई थी। और अनुमोदक की अगर हम बात करते, सेकेंडर्स की बात करते, तो इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 10। पहले जमानत राशि दोस्तों 1 भी रुपया नहीं थी, लेकिन अब जमानत राशि कितनी कर दी गई थी, 2500 रुपये कर दी गई थी, जो कि RBI में क्या है जमा होती है। तो ये प्रावधान कर दिया गया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से, ताकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो जिसको क्या है मतलब उम्मीदवार बनने के लायक नहीं है दोस्तों, या राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लायक नहीं है, तो वो क्या है दोस्तों अब क्या है थोड़ा क्या है नामांकन नहीं भर सकता। क्यों, क्योंकि ये कहा गया कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अब उस निर्वाचक मंडल में से 10 सदस्य तो आप क्या प्रस्ताव करें दोस्तों, आपको क्या है कहें, और 10 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो आपके समर्थन में हो, यानी कुल मिलाकर क्या है 20 सदस्य आपके पास होने चाहिए। और ये जो दोस्तों 20 सदस्य हैं, यानी 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक हैं दोस्तों, ये किसी दूसरे उम्मीदवार के ना तो प्रस्तावक बन सकते हैं और ना ही क्या है अनुमोदक बन सकते हैं। और आपको क्या है मिनिमम जो धनराशि थी दोस्तों, यानी 2500 रुपये क्या है आपको जमानत के तौर पर क्या है जमा करनी पड़ेगी। ऐसा प्रावधान कब किया गया था, 1974 में किया गया था दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों क्या है वर्तमान का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में क्या प्रावधान है, वर्तमान में दोस्तों अगर हम बात करें तो एक बार और संसद ने क्या इसमें संशोधन किया, और कब किया दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों 1997 में।
1997 में दोस्तों संसद ने क्या किया, संशोधन। तो ये क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम दोस्तों किस नाम से इसको जाने जाने लगा, 1997 किसके नाम से जाने जाने लगा इसको, 1997। यानी कि पहले 1952 का एक्ट आया, फिर 1974 में उसमें संशोधन किया गया, और अब दोस्तों 1997 में इसमें क्या है, संशोधन कर दिया गया था। और इसके माध्यम से क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसके माध्यम से दोस्तों अगर हम बात करें तो वो जो प्रस्तावक थे जिनकी संख्या दोस्तों 10 थी, अब प्रस्तावकों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों, ये जो प्रस्तावक है बढ़कर इनकी संख्या कितनी हो गई है, 50 हो गई है। यानी और अगर हम अनुमोदक की बात करें दोस्तों, तो अनुमोदकों की संख्या भी बढ़कर कितनी हो गई है, अनुमोदक की संख्या भी बढ़कर दोस्तों 50 हो गई है। और जमानत राशि कितनी कर दी गई है इस एक्ट के माध्यम से, जमानत राशि की अगर हम बात करते हैं तो जमानत राशि दोस्तों 15,000 कर दी गई है। कितनी, 15,000 रुपये कितनी कर दी गई है, 15,000 रुपये कर दी गई है, जो कि क्या है, आरबीआई में जमा होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 71 के क्लाउज 3 के तहत संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद कानून बना सकती है, किससे संबंधित, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती है। और संसद ने दोस्तों क्या है, इस अधिकार का प्रयोग करके दोस्तों कानून बनाया, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया दोस्तों। और इसके माध्यम से ये क्या है, फिक्स कर दिया गया कि कोई भी उम्मीदवार है तो उसके कम से कम एक प्रस्तावक और एक क्या है, अनुमोदक होना चाहिए। फिर दोस्तों उसमें संशोधन किया गया 1974 में, और 1974 में यह प्रावधान कर दिया गया कि जहां पर दोस्तों प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या एक थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, अब 10 प्रस्तावक होने चाहिए, 10 अनुमोदक होने चाहिए, और 2500 रुपए क्या है, जमानत राशि के रूप में आपको जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों 1997 में यह प्रावधान कर दिया गया कि जहां पर 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक थे, अब वहां पर 50 प्रस्तावक और क्या है, 50 अनुमोदक कर दिए गए थे, और जमानत राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी दोस्तों, 15,000 रुपए क्या है, जमानत राशि बढ़ाकर प्राप्त कर दी गई थी। तो दोस्तों अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में क्या प्रावधान किया हुआ है, वर्तमान में यह प्रावधान किया गया है कि जब भी कोई राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरता है दोस्तों, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो निर्वाचक मंडल है दोस्तों, उस निर्वाचक मंडल में से 10 तो क्या है उसके नाम का प्रस्ताव करें, और 10 क्या सॉरी दोस्तों 50 तो क्या है उसके नाम का प्रस्ताव करें, और 50 सदस्य क्या होने चाहिए दोस्तों, उसके समर्थन में होने चाहिए, अनुमोदक के रूप में क्या है उसके होने चाहिए। यानी कि 100 सदस्य उसके पास होने चाहिए। अगर 100 सदस्य किसी के पास हैं दोस्तों, तो तभी क्या है वो नामांकन भर सकता है, तभी क्या है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार का क्या है पर्चा भर सकता है। और जमानत राशि कितनी कर दी गई है दोस्तों, 2500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। और ये कहा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार को दोस्तों वैलिड मतों का, यानी कि जो वैध वोट हैं दोस्तों, उनका अगर 1/6 यानी 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है, तो क्या है ये जो जमानत राशि है जब्त कर ली जाती है। कितना दोस्तों, कितने की बात की गई है, कही गई है कि वैलिड मतों का दोस्तों, वैलिड वोट का कितना, वैलिड वोट का दोस्तों 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है, तो ये जो जमानत राशि है ये दोस्तों क्या है, जमानत राशि है क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। क्या जब्त कर ली जाती है। ये बात कहाँ कर दी गई है दोस्तों, यहीं पर कर दी गई है। तो दोस्तों अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो कौन सा हमारा लागू है दोस्तों एक्ट, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 लागू है, जिसके माध्यम से आज क्या है 50 आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए, 50 क्या है अनुमोदक होने चाहिए। और क्यों दोस्तों ऐसा किया गया था, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है एक गरिमापूर्ण पद है, और कोई भी आए दोस्तों क्या है और पर्चा ना भर दे दोस्तों, अपना नामांकन दर्ज ना कर दे, इसलिए ऐसी कंडीशन बनानी पड़ी दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां बनानी पड़ी ताकि 50 सदस्य आपके क्या है नाम का प्रस्ताव करें और 50 सदस्य क्या है आपके समर्थन। लेकिन दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो 100 सदस्य हैं, ये एक उम्मीदवार के अगर हो गए तो दूसरे उम्मीदवार के ना तो ये प्रस्तावक बन सकते हैं और ना ही क्या बन सकते हैं, ये अनुमोदक बन सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात करी थी हमने क्या है संसद के बारे में, कि संसद को अधिकार है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने में, यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, और संसद ने क्या है इस अधिकार का प्रयोग करके कानून बनाया भी। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में कर रखा है, उस पर क्या है हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यानी अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के निर्वाचन, किसके राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात की गई है, किसके निर्वाचन के प्रक्रिया की बात की गई है दोस्तों, यानी कि किस प्रणाली से, किस प्रक्रिया से दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 54 में जहां निर्वाचक मंडल की बात की गई है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है, वहीं दोस्तों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रक्रिया की बात की गई है। यानी अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब हम बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, एकल संक्रमणीय, कैसे किया जाता है दोस्तों, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, कैसे आनुपातिक, और कैसे किया जाता है, गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। और कैसा होता है दोस्तों, कैसा होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है। यानी अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से, क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट, क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो किसकी बात की गई है, सिंगल ट्रांसफरेबल की बात की गई है दोस्तों, प्रोपोर्शनल की बात की गई है, और सीक्रेट, क्या है, वोटिंग की बात की गई है, और इनडायरेक्ट की यहाँ पर, क्या है, बात की गई है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में दोस्तों दो तरह से वोटिंग की जाती है। कितने, दो तरह से वोटिंग की जाती है दोस्तों, यानी भारत में दो प्रकार से किया जाता है दोस्तों, मतदान किया जाता है, या वोटिंग की हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं दोस्तों, एक तो किया जाता है फर्स्ट पास्ट, किससे किया जाता है दोस्तों, फर्स्ट पास्ट पोस्ट पद्धति, पोस्ट सिस्टम, किससे किया जाता है दोस्तों, एक क्या जाता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अग्रताही विजेता। क्या कहते हैं दोस्तों, अग्रताही विजेता कहते हैं, अग्रताही विजेता कहते हैं। और दूसरा कौन सा दोस्तों, दूसरा है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या है दोस्तों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यानी कि दो तरीके से, क्या है दोस्तों, निर्वाचन किया जाता है। चाहे हम किसी की बात करें दोस्तों, यानी कुछ ऐसे दोस्तों निर्वाचन है जिसमें, क्या है दोस्तों, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम को अपनाया जाता है, और कुछ है दोस्तों ऐसा चुनाव है जिसमें, क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया जाता है। जैसे हम दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, या फिर उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की बात करते हैं, तो ये इनका जो चुनाव किया जाता है, इनका जो निर्वाचन किया जाता है, किस पद्धति से किया जाता है दोस्तों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से किया जाता है, यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से, क्या है, इनका निर्वाचन किया जाता है। जबकि हम लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, या सरपंच की बात करें दोस्तों, प्रधान की, ग्राम प्रधान की बात करें, तो इनका चुनाव किससे किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से किया जाता है, यानी अग्रताही विजेता। अब दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के अंतर को, क्या है, हम समझ लेते हैं। यानी कि ये अग्रताही विजेता क्या है, और दोस्तों एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, इन दोनों के अंतर को। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसी भी क्षेत्र में ऐसा मान लीजिएगा कि 100 वोट है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, क्या है, 100 वोट है, और दोस्तों यहाँ पर, क्या है, ऐसा मान लीजिएगा कि 4 कैंडिडेट, क्या है, खड़े हो गए, यानी कि ये AB नाम के, क्या है, ABCD नाम के, क्या है, 4 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। अब ये जो 100 वोट हैं दोस्तों, ये, क्या है, अलग अलग तरीके से, क्या है, इनको दे दिए गए हैं। जैसे इसको 35 वोट दे दिए गए, इसको, क्या है, 30 वोट दे दिए गए, इसको 25 वोट दे दिए गए। कितने हो गए दोस्तों, ये कितने हो गए, 65, 70, और इसको, क्या है, 10 वोट दे दिए गए। यानी अगर इस तरह से, क्या है, वोटिंग, यानी ये अगर हम फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की बात करते हैं, अग्रताही विजेता की बात करते हैं, तो ऐसा मान लीजिएगा टोटल जो वोट हैं दोस्तों कितने हैं, 100 वोट है। और इस तरह से, क्या है, वोटों का बंटवारा हो गया कि एक कैंडिडेट को 35 वोट प्राप्त हुए, दूसरे कैंडिडेट को दोस्तों, B कैंडिडेट को जो है 30 वोट प्राप्त हुए, C कैंडिडेट को दोस्तों 25 वोट प्राप्त हुए, और D कैंडिडेट को दोस्तों, क्या है, 10 वोट प्राप्त हुए। अब ये जो अग्रताही विजेता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये कहता है कि जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट प्राप्त होते हैं दोस्तों,
उसको क्या है विजयी घोषित कर दिया था। यानी इस वाले सिस्टम के अगर अकॉर्डिंग देखें दोस्तों तो कौन विजेता घोषित कर दिया जाएगा दोस्तों, यानी इसके माध्यम से कहा गया है कि विजेता उसको घोषित किया जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा मत हो। यानी कि सबसे ज़्यादा मत किसके पास है दोस्तों, एक कैंडिडेट के पास है, तो एक कैंडिडेट को क्या है दोस्तों विजेता घोषित कर दिया जाएगा। किस पद्धति से, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति। आपने लोकसभा का इलेक्शन देखा दोस्तों, आपने विधानसभा का इलेक्शन देखा, और आने वाला है दोस्तों 19 अप्रैल को दोस्तों पहली चरण में मतदान होने वाला है। तो ये क्या है, जो मतदान होगा दोस्तों किस पद्धति से होगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति। यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे उसको ही क्या है विजेता घोषित कर दिया जाएगा। किस पद्धति के अनुसार, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के अनुसार, अग्रताही विजेता के अनुसार। लेकिन दूसरा सिस्टम क्या कहता है दोस्तों, जैसे दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरी प्रणाली क्या कहती है, ये कहती है दोस्तों कि 4 कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसको ऐसा मान लीजिएगा कि दोस्तों कितने वोट प्राप्त हुए, इसको 51 वोट प्राप्त हुए। कितने वोट प्राप्त हुए दोस्तों, इसको 51 वोट प्राप्त हुए, और इसको कितने प्राप्त हो गए दोस्तों 30 वोट प्राप्त हो गए, और इसको 10 वोट, और इसको क्या है नोट। कितने हो गए दोस्तों ये, यानी अगर हम बात करते हैं तो 60, 90 और क्या 100, यानी कि ये जो 100 वोट हैं दोस्तों ये कैंडिडेट है दोस्तों, ए कैंडिडेट है, और ये क्या है बी कैंडिडेट है, ये सी कैंडिडेट है, और ये क्या है डी कैंडिडेट है। यानी 4 कैंडिडेट हैं दोस्तों, और 4 कैंडिडेटों में क्या है वोट इस तरह से बटे। एक कैंडिडेट को दोस्तों 51 वोट प्राप्त हो गए 100 में से, एक कैंडिडेट को दोस्तों 30 वोट प्राप्त हो गए, सी कैंडिडेट को 10 वोट प्राप्त हुए, जबकि डी कैंडिडेट को क्या है 9 वोट क्या है इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो ये दूसरा वाला क्या कहता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये कहता है कि भाई इस पद्धति में विजेता घोषित करने के लिए आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, निर्वाचन कोटा प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निर्वाचन कोटा आपके पास होना चाहिए। और निर्वाचन कोटे का फॉर्मूला क्या होता है, कुल वेद मत होते हैं दोस्तों, कुल वेद मत। क्या होना चाहिए दोस्तों, निर्वाचन कोटा। क्या प्राप्त होना चाहिए, निर्वाचन कोटा आपको प्राप्त होना चाहिए। और निर्वाचन कोटे का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, निर्वाचन कोटे का फॉर्मूला होता है कि कुल वेद मत, कुल वेद मत, और दोस्तों उसको क्या है आप 2 से डिवाइड कर दो, और प्लस के 1 वोट आपके पास होना चाहिए। यानी अगर इस तरह से क्या है जो हमारा सेकंड प्रोसेस है दोस्तों, कौन सा, ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, इसमें दोस्तों अगर आपको निर्वाचन कोटा जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक दोस्तों क्या है आप विजेता घोषित नहीं किए जाएंगे। यानी अगर मान लीजिएगा कि 100 वोट किसी को प्राप्त हुए हैं, यानी 100 वोट वहाँ पर क्या है उस निर्वाचन क्षेत्र में 100 वोटों की संख्या है कुल, और कुल क्या है 100 ही वोट वहाँ पर क्या है वैध माने गए हैं, वोट पड़े हैं, उनको क्या है आप 2 से डिवाइड करेंगे। और दोस्तों कितना हो गया ये, यानी कि ये हो गया दोस्तों 50, और 50 प्लस के 1, यानी जब तक किसी व्यक्ति को, किसी उम्मीदवार को दोस्तों 51 वोट प्राप्त नहीं होंगे तब तक क्या है दोस्तों उसको विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। किस पद्धति के अनुसार, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अनुसार देखें तो उस व्यक्ति, उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जिसको क्या है दोस्तों 50%, यानी 50 प्लस के 1 वोट क्या है प्राप्त होगा। यानी निर्वाचन कोटे के अनुसार देखें तो 50 प्लस के 1 वोट क्या है प्राप्त होगा। यानी पहला क्या कहता है, पहला ये कहता है कि भाई यहाँ पर क्या कोई लिमिटेशन लगी हुई नहीं है कि कितने % उसको वोट प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होंगे उस उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा अग्रताही विजेता के अनुसार। लेकिन दूसरी वाली ये कहता है कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं चलने वाला, यहाँ पर आपको निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। और निर्वाचन कोटे का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि कुल वैध मत को 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस के 1 जोड़ेंगे। तो कुल वैध मत हमारे ऐसा मान लीजिएगा 100 थे दोस्तों, और 100 में से क्या है 100 थे दोस्तों, और क्या है जब हम इसका निर्वाचन कोटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 51 वोट। यानी तो इस कंडीशन में ये कहा गया है कि जब तक आपको क्या है 100 में से 51 वोट प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपको क्या है विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं किया जाएगा दोस्तों, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये यही कहती है दोस्तों, एकल संक्रमणीय का मतलब होता है दोस्तों वरीयता के अनुसार, क्या है वरीयता के अनुसार, वरीयता के अनुसार आप वोटिंग कैसे करेंगे दोस्तों,
वरीयता के अनुसार। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए दोस्तों 4 कैंडिडेट खड़े हैं ABCD, तो आप वरीयता के अनुसार क्या है इनको वोटिंग करेंगे। यानी वरीयता का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप वोट तो एक बार करेंगे लेकिन आपके वोट क्या है कई बार पड़ेंगे। यानी वोट आप एक बार कर रहे हैं दोस्तों, एक कैंडिडेट को चुन रहे हैं, लेकिन आपके वोट क्या है वरीयता के अनुसार है दोस्तों। यानी अगर आपको क्या है इसे किसी व्यक्ति को पहले जो चक्र की मतगणना होती है दोस्तों, यानी ये जो कंडीशन है दोस्तों सेकंड वाली हमारी, इसमें एक आ गया है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या है पहले जो चक्र है दोस्तों, पहली बार जो काउंटिंग की जाती है उसमें अगर निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे मत की क्या है जो है दोस्तों क्या कर जाती है काउंटिंग की जाती है, दूसरे चक्र की क्या है द्वितीय चक्र की क्या है दोस्तों काउंटिंग करने चालू कर देते हैं। यानी इसमें यह कहा गया है दोस्तों सेकंड वाली जो कंडीशन है हमारी वरीयता के अनुसार। इसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा ये 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े हुए हैं, 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं, आप मान लीजिएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, आप MLA हैं दोस्तों, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या MP हैं दोस्तों, तो आप चाहते हैं कि भाई मैं जो पहले देखना चाहता हूं वो पहले D नाम के व्यक्ति को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि मेरी पहली वरीयता, यानी जब आपके पास बैलेट पेपर आएगा तो दोस्तों प्रत्येक उम्मीदवार का नाम उस पर लिखा हुआ होगा और उसमें आप क्या है वरीयता क्रम में क्या है वोट करेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई मैं जो है ना D नाम के व्यक्ति को चाहता हूं कि पहले D नाम का व्यक्ति क्या है भारत का राष्ट्रपति बने। लेकिन अगर इसको क्या है निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता है तो आप कहते हैं कि भाई मेरा जो वोट है दोस्तों, क्योंकि एकल संक्रमणीय का मतलब है वरीयता क्रम में देने पड़ेंगे और आपके वोट क्या है ट्रांसफर होते रहेंगे। तो ये कहा गया है कि फिर मेरा वोट किसके पास चलाएं, यानी कि दूसरे नंबर पर मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति कौन बने दोस्तों, A नाम का व्यक्ति बने। यानी ये आपकी वरीयता, आपको वरीयता देनी पड़ेगी। फिर आपने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि अगर A नाम के व्यक्ति को भी निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो मेरा वोट किसके पास चला जाना चाहिए, C नाम के व्यक्ति के पास। और इस तरह से क्या है फिर चौथी प्रायोरिटी क्या है आपकी B नाम के व्यक्ति के पास रहेगी। तो इस तरह से क्या आपको वरीयता चूज करनी पड़ेगी, पहले किसे देना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किसे देना चाहते हैं, तीसरे नंबर है। ऐसा माना गया कि अगर निर्वाचन कोटा पहले वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा, यानी पहले जो है चक्र की मतगणना स्टार्ट हुई और पहले चक्र की मतगणना में अगर किसी व्यक्ति को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता है तो ये जो जिसके वोटों का मत मूल्य सबसे कम होता है, यानी जिसकी वैल्यू क्या है वोट वैल्यू सबसे कम होती है, उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। और कहाँ ट्रांसफर होते हैं, अगले कैंडिडेटों पर हो जाते हैं। यानी जैसे आपने D नाम के व्यक्ति को दिया, अब D नाम के व्यक्ति को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो ये जो वोट हैं आपके ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाएंगे, A नाम के व्यक्ति के पास चले जाएंगे। इसी तरह से वरीयता क्रम में क्या है आपके वोटों का क्या है ट्रांसफर होता रहेगा। और ये जब तक जो है दोस्तों मतगणना होती रहेगी जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता है। यानी जब तक निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक दोस्तों क्या है मतलब मतगणना क्या है होती रहेगी, यानी काउंटिंग क्या है होती रहेगी दोस्तों। तो क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भाई निर्वाचन कोटा प्राप्त होना क्या है जरूरी है। जब तक निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक क्या है दोस्तों किसी भी उम्मीदवार को क्या है विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। और निर्वाचन कोटा प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला है, कुल वैध मत को 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस के 1 क्या है उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वाला सिस्टम है दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि मत का मूल्य निकालना पड़ता है। यानी कि सभी का जो, यानी कि दूसरी बात क्या कही गई है दोस्तों, दूसरी बात इसमें यह कही गई है आनुपातिक, यानी कि सभी का क्या अनुपात होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी इसमें क्या है सभी के वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो वोट वैल्यू की क्या किसकी बात करता है, ये वोट वैल्यू की बात करता है। और वोट वैल्यू कैसी होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए, समान की बात करता है, प्रोपोर्शनल की बात करता है, समान की बात करता है। तो वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वोट वैल्यू निकाली जाती है और वोट वैल्यू कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और चौथी बात क्या कही है कि यहाँ पर जो है मतदान कैसा होता है, गुप्त होता है। यानी राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वो सीक्रेट वोटिंग होती है दोस्तों, यानी आप दिखा नहीं सकते। आप मान लीजिएगा MP हैं और आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं राष्ट्रपति को, तो ऐसा नहीं है कि आप दिखाकर वोट डालेंगे कि नहीं मैं देखो इनको राष्ट्रपति को क्या है इनको मैं वोट दे रहा हूं। तो इस तरह से क्या अगर आप इस तरह वोट दिखाकर वोट डालेंगे तो आपका वोट क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि सीक्रेट रखा गया है। आप गए वरीयता भरी, आपने वरीयता भरने के बाद दोस्तों मतदान पेटी में क्या है आपने अपना मत डाल दिया। अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि हम यानी कि आम जो जनता है दोस्तों, जो भारत के नागरिक है, जो भारत की जनता है दोस्तों, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, वोटिंग नहीं करती है। आपने देखा होगा दोस्तों हम किसको निर्वाचित करते हैं, अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं दोस्तों, तो हम जो है दोस्तों MP को किसको करते हैं दोस्तों, हम दोस्तों MP को करते हैं और किसको करते हैं, MLA को।
किसको? एमएलए को। यानी इन दोनों को कौन निर्वाचित करता है दोस्तों? हम निर्वाचित करते हैं, यानी भारत की जनता निर्वाचित करती है। और दोस्तों ये जो लोग होते हैं ये किसको निर्वाचित करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति को। तो इसका मतलब यह है कि यानी भारत की जो जनता है दोस्तों, भारत की जनता किसको निर्वाचित कर रही है? एमपी एमएलए को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को निर्वाचित कर रही है। और ये लोग किसको निर्वाचित करते हैं? राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है दोस्तों वो कैसा है? अप्रत्यक्ष रूप है। प्रत्यक्ष रूप से क्या है इसका निर्वाचन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या है इसका निर्वाचन होता है दोस्तों। तो वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अगर हम वोट वैल्यू की बात करें दोस्तों तो कैसे वोट वैल्यू निकाली जाती है? अगर हम वोट वैल्यू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? वोट वैल्यू निकाली जाती है और सभी के वोट वैल्यू क्या है? समान करी जाती है। तो एक विधायक के अगर वोट वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लीजिएगा दोस्तों यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू निकालनी है, यानी यूपी के एक किसकी दोस्तों? एमएलए की वोट वैल्यू निकालनी है, विधायक की वोट वैल्यू निकालनी है, यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी वोट वैल्यू दोस्तों? राज्य की जनसंख्या की बात की जाएगी, राज्य की जनसंख्या और कब की दोस्तों? 1971 की जनसंख्या। क्योंकि दोस्तों आगे चल के हम परिसीमन आयोग को पढ़ेंगे और परिसीमन आयोग जो दोस्तों है उसने प्रावधान कर रखा है कि भाई 1971 की जनसंख्या है वो क्या है? मानी जाएगी। और आगे चल के बहुत सारी बातें हम परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे और इसने क्या है 2026 तक ये संख्या क्या है? वैलिड कर रखी है। तो दोस्तों राज्य की जनसंख्या देखेंगे कब की? 1971 वाली। और उसके बाद दोस्तों जो निर्वाचित विधायक है एमएलए हैं उनसे क्या है आप इसको भाग कर दीजिएगा। और यानी कि ये जो निर्वाचित एमएलए हैं दोस्तों इनको 1000 से गुणा करके क्या है जो राज्य की कुल जनसंख्या है 1971 की उससे भाग कर देंगे। तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? एक एमएलए का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। यानी अगर आपको क्या करना है दोस्तों? एक एमएलए का मत मूल्य निकालना है। किसका? एक एमएलए का मत मूल्य निकालना है, मत का मूल्य निकालना है, मत मूल्य निकालना है। तो क्या फार्मूला है इसका दोस्तों? इसका फार्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या और कब की? 1971 की। और निर्वाचित विधायक एमएलए की संख्या और उसको क्या है आप 1000 से क्या कर देंगे दोस्तों? 1000 से क्या है गुणा कर देंगे। तो इसको क्या है जब आप राज्य की कुल जनसंख्या से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या है एक विधायक का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। किसी भी राज्य की दोस्तों निकालनी है तो उसकी 1971 की जनसंख्या देखनी है और उसके जो विधानसभा में कुल निर्वाचित विधायक है उनको क्या है 1000 से गुणा करके दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या से क्या है उसको विभाजित कर देंगे। तो इस तरह से क्या है एक विधायक का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य निकाल लें, किसका? यूपी के एक विधायक का मत मूल्य निकालें दोस्तों, हम यूपी का एक एमएलए का मत मूल्य निकालना है दोस्तों। किस तरह से निकालेंगे? बराबर क्या है राज्य की जनसंख्या 1971 वाली। यानी 1971 में दोस्तों राज्य की क्या जनसंख्या थी? यानी राज्य की जनसंख्या थी 8,38,49,000 क्या थी दोस्तों? 8,38,49,000, 8,38,49,905। यानी कि राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की 1971 में जनसंख्या क्या थी दोस्तों? 8,38,49,905। और राज्य में दोस्तों निर्वाचित विधायक कितने हैं? यानी उत्तर प्रदेश में निर्वाचित विधायकों की संख्या कितनी है? 403 है दोस्तों। और इसको आप जब किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? इसके मल्टीपल करेंगे दोस्तों 1000 से। और जब इनको क्या है दोस्तों फाइनली किसको दोस्तों 8,38,49,905 को दोस्तों फाइनली जब आप इससे दोस्तों क्या है भाग करेंगे तो निकल कर आ जाएगा यूपी के एक विधायक का मत मूल्य। और कितना? लगभग आ जाएगा 208। कितना? लगभग 208 आ जाएगा। तो यानी अगर हम यूपी के एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो यूपी के एक विधायक का मत मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों? 208 आ जाएगा। किसका? यूपी के एक विधायक का मत मूल्य किसका आ गया दोस्तों? ये यूपी के एक विधायक का, एक एमएलए का मत मूल्य कितना है दोस्तों? 208 है। और इसी तरह से दोस्तों यूपी के हमें सारे विधायकों का मत मूल्य निकालना है। तो एक एमएलए का यानी कि एक एमएलए का मत मूल्य कितना है दोस्तों? एक एमएलए का मत मूल्य
मत मूल्य था दोस्तों 208, कितना था 208 था। और सभी एमएलओ का अगर मत मूल्य निकालना है तो कितना आ जाएगा 208, और सीटें कितनी है 403। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कैलकुलेशन कर लेना इसको, 83,824 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 83,824 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि यूपी के एक विधायक का मत मूल्य 208 आया, और यूपी के सभी विधायकों के मत मूल्य निकालेंगे तो 208 को मल्टीपल करेंगे किससे, 403 से, क्योंकि 403 दोस्तों क्या है, सीटें हैं यूपी की विधानसभा में। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 83,824। इसी तरह से क्या है, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे दोस्तों, सभी राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित विधायक हैं उनका मत मूल्य निकालेंगे दोस्तों। यानी अगर हम मत मूल्य की बात करते हैं तो यूपी का जो एक विधायक है दोस्तों उसका मत मूल्य सर्वाधिक है। यानी ऐसा माना जाता है कि जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है दोस्तों उस राज्य के विधायक का मत मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। तो यूपी के जो विधायक है दोस्तों उसका मत मूल्य सबसे ज़्यादा है, जबकि सिक्किम राज्य की जनसंख्या कम है दोस्तों। किसकी, सिक्किम की जनसंख्या क्या है दोस्तों, कम है। तो सिक्किम राज्य का जो विधायक है दोस्तों उसका मत मूल्य सबसे कम है। कितना है, 7 क्या है उसका मत मूल्य है। यानी एक विधायक के सिक्किम का मत मूल्य कितना है, 7 है। तो ये पूछा जाता है इस तरह से कि सर्वाधिक किस राज्य के विधायक का मत मूल्य है, तो उत्तर प्रदेश के का है, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो किसका है, सिक्किम। यानी कि जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य के विधायक का मत मूल्य उतना अधिक होगा, और जिस राज्य की जनसंख्या जितनी कम होगी यानी कम होगी दोस्तों तो उस राज्य के विधायक का मत मूल्य क्या है, उतना ही कम होगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो उसके विधायक का मत मूल्य कितना निकल कर आया, 208। सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों, सिक्किम की। तो उसके विधायक का मत मूल्य कितना है, 7 निकल कर आया। तो इस तरह से हम क्या है कह सकते हैं कि भाई सबसे कम जो मत मूल्य है दोस्तों किसका है, वो सिक्किम राज्य का है 7 है, और सर्वाधिक जो मत मूल्य है वो किसका है दोस्तों, यूपी के। यानी कि यूपी के एक विधायक का मत मूल्य, यानी यूपी का ऐसा मान लीजिएगा दोस्तों एक विधायक, और सिक्किम के दोस्तों लगभग 37-38 विधायक क्या है बराबर हैं। तो ये क्या है मत मूल्य की बात करते हैं। तो ये तो हमारा यूपी के सारे विधायकों का मत मूल्य आ गया। अब हमें सभी इसी तरह से एक एक राज्य का करके निकालेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम सब राज्यों की देखें, सभी राज्यों के किसके, सभी राज्यों के विधायकों का, निर्वाचित विधायकों की बात की हुई है दोस्तों, निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सभी राज्यों के विधायकों का, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, किसका, निर्वाचित, क्योंकि मनोनीत सदस्य तो दोस्तों भाग लेते नहीं है। तो सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा 5,43,000 दोस्तों 231 निकल कर आ जाएगा। कितना, 5,43,231 निकल कर आ जाएगा। जैसे दोस्तों हमने एक विधायक का मत मूल्य निकाला है वैसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक सांसद का मत मूल्य निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम एक एमपी का मत मूल्य निकालें, एक एमपी का मत मूल्य निकालें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका फार्मूला क्या है, मत मूल्य निकालने का फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया है कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के, किसके, एमएलए का मत मूल्य। और दोस्तों इसको किससे भाग दे देंगे आप, इसको भाग दे देंगे दोस्तों यानी कि जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं, किसके, संसद के निर्वाचित सदस्य से भाग देंगे दोस्तों। तो किससे क्या निकल कर आ जाएगा, इससे निकल कर आ जाएगा दोस्तों एक एमपी का मत मूल्य। यानी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के विधायकों का मत मूल्य कितना निकल कर आया था दोस्तों, 5,43,231 निकल कर आया था। और निर्वाचित विधायक कितने हैं, क्योंकि दोस्तों लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में दोस्तों 543 है, और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचित सांसद कितने हैं दोस्तों, राज्यसभा में 233 है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो कितने हो गई है दोस्तों,
76 हो गए। जोड़ के देख लीजिए, 3 और 3 6, 4 3 7, 5 और 2 7, 776। यानी जब आप इसको क्या है, इससे भाग देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। यानी अगर हम भाग करें दोस्तों इसे, तो कर लीजिएगा आप, लगभग कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो ये 700 क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 MP का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा, मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। यानी किसका क्या है, अगर एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो दोस्तों फार्मूला क्या है इसका, एक विधायक का मत मूल्य निकालने का फार्मूला है दोस्तों हमारे पास राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की, और निर्वाचित MLA को आप मल्टीपल करेंगे 1000 से, तो इस तरह से क्या है, राज्य के क्या है, एक विधायक का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। और एक MP का मत मूल्य निकालना है तो इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, एक MP का मत मूल्य बराबर होता है सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, और संसद के निर्वाचित सदस्यों से आप क्या है उसको विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों एक MP का मत मूल्य, और एक MP का मत मूल्य कितना निकल कर आता है दोस्तों, 700। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, जो द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ था दोस्तों, तो उसमें एक MP का जो मत मूल्य निकल कर आया था वो कितना आया था, 700 आया था। लेकिन पहले जो रामनाथ कोविंद का इलेक्शन हुआ था उसमें क्या है, एक MP का मत मूल्य 708 था। दोस्तों आपने देखा होगा जो जम्मू कश्मीर राज्य था दोस्तों, उसको क्या है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभा है दोस्तों वो भंग थी उस समय जब द्रौपदी मुर्मू का क्या है इलेक्शन हुआ। तो इसलिए क्या है, जो वोट वैल्यू है विधायक, एक MP की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एक सांसद की जो वोट वैल्यू वो दोस्तों क्या है 708 से घटकर कितनी हो गई थी, 700 हो गई थी। तो इस तरह से क्या है, हम एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे और एक क्या है दोस्तों सांसद का मत मूल्य निकालेंगे। और इनका मत मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा, यानी ये तो एक सांसद का मत मूल्य हो गया, और जब हम सभी सांसदों के मत मूल्य की बात करेंगे, सभी MP के मत मूल्य की बात करेंगे दोस्तों, तो सभी MP का मत मूल्य कितना हो गया, यानी MP कितने हैं दोस्तों, 776, और एक MP का कितना है दोस्तों, 700 है। तो कुल मिलाकर सभी MPओ के मत मूल्य कितने निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा दोस्तों 5,43,000 कितना 200 निकल कर आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें, सभी की बात करें दोस्तों, यानी यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, MP भी आ जाएंगे, MLA भी आ जाएंगे दोस्तों। यानी कि सभी के वोट वैल्यू की बात करें तो MP कितने थे दोस्तों हमारे, 776 थे। और सभी राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो सभी राज्यों में दोस्तों जो MLA हैं, जो निर्वाचित विधायक हैं, चाहे हम दिल्ली पौंडीचेरी की बात करें या फिर सभी राज्यों की बात करें, तो कितने आ जाते हैं दोस्तों हमारे, ये आ जाते हैं, कितने हैं दोस्तों विधायकों की संख्या, विधायकों की संख्या है 4033। यानी कुछ MP की संख्या कितनी है दोस्तों, MP की संख्या है 776, और जबकि MLO की संख्या कितनी है सभी राज्यों में दोस्तों, 4033। यानी कि इनकी वोट वैल्यू कितनी निकल कर आती है दोस्तों, इनकी वोट वैल्यू निकल कर आती है 5,43,200। सभी MPओ के वोट वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, 5,43,200 निकल कर आई थी। और सभी विधायकों की वोट वैल्यू कितनी निकल कर आई थी दोस्तों, सभी विधायकों की निकल कर आई थी 5,43,231 निकल कर आई थी। यानी इनके वोट की वैल्यू क्या बराबर हो गई दोस्तों। तो इनको क्या है, जब आप जोड़ेंगे तो इनको जब आप जोड़ेंगे दोस्तों सभी को, तो कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 6 3 9, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1 दोस्तों, 7 और 1 8, और ये कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर सभी MP और MLA अगर निकालेंगे दोस्तों तो कितने हैं, 4809। यानी निर्वाचित MP MLA की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं दोस्तों, ये कौन है, निर्वाचित, यानी भारत में निर्वाचित MP MLA की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं, 4809 है। और इनकी वोट वैल्यू कितनी निकल कर आती है दोस्तों, इनकी वोट वैल्यू निकल कर आती है, जोड़ लीजिएगा आप इनको, 1 दोस्तों, 3 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 4 8, 5 और 5 10। यानी कि कुल मिलाकर 4809 जो MP MLA हैं दोस्तों, निर्वाचित MP MLA, उनकी वोट वैल्यू निकल कर आती है, कितनी आती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 10,86,431 निकल कर कितनी आती है, 10,86,431 निकल कर आती है। अब दोस्तों इसमें जो राष्ट्रपति बनने, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है दोस्तों, उसको कितने वोट चाहिए, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, निर्वाचन कोटा। क्या लिखवाया था, निर्वाचन कोटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कुल वैलिड मत, यानी वैलिड मत, कुल वैध मत, और दोस्तों बटे 2 प्लस के 1 क्या, इस फॉर्मूले में आप इनको रख दीजिएगा। कुल वैध मत कितने हैं दोस्तों, कुल वैध मत हैं दोस्तों
431 और 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे प्लस के 1 जोड़ेंगे, कर लीजिएगा दोस्तों। यानी इसको करेंगे हम तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4 और 2 इकाना 2, 2 पंजे के 10, यानी कि लगभग पॉइंट में इतने आएंगे। यानी कि ये आ जाएंगे 5,43,215। कितने आ गए? ये आ गए दोस्तों। बराबर में आप करेंगे 5,43,215 और प्लस के 1, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,43,216। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जीतने के लिए कितने वोटों की ज़रूरत थी दोस्तों? यानी कितने उनको क्या है प्राप्त होने चाहिए? 5,43,216 क्या है वोट उनको प्राप्त होने चाहिए। तो इस तरह से क्या है द्रौपदी मुर्मू क्या है इतने वोट क्या है उनको प्राप्त हुए थे। ये वर्तमान की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में दोस्तों एक MP का मत मूल्य निकल कर आया था 700 और सभी विधायकों का मत मूल्य निकल कर आया था दोस्तों 5,43,231 और जबकि सभी MPओ का मत मूल्य निकल कर आया था 5,43,200 और कुल मिलाकर सभी अगर MP MLO की बात करते हैं तो उनका मत मूल्य कितना निकल कर आया था 10,86,431। तो उन्हें कितने वोट दोस्तों प्राप्त हुए थे? उन्हें वोट प्राप्त हुए थे, यानी कि कितने प्राप्त हुए थे दोस्तों? 5,43,216 उनको क्या है वोट प्राप्त हुए थे और इस तरह से क्या है दोस्तों उनको विजेता घोषित कर दिया जाता है। किसको? द्रौपदी मुर्मू को क्या है विजेता घोषित कर दिया। तो किस तरह से क्या है राष्ट्रपति का चुनाव किया था दोस्तों, उस पर हमने क्या है बात करी। एक विधायक का मत मूल्य किस तरह से निकल आता है और एक दोस्तों क्या है सांसद का मत मूल्य किस तरह से निकल आता है उस पर हमने क्या है बात करी। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों। और संसद ने इस तरह से क्या है कानून बनाया कि भाई 50 प्रस्तावक होने चाहिए वर्तमान समय में और क्या है 85 अनुमोदक होने चाहिए और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपये होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने निर्वाचन कोटे की बात करी। 2 प्रकार से होते हैं दोस्तों इलेक्शन, एक हमारे क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल क्या है सिस्टम की हमने बात करी थी। निर्वाचन कोटे का फॉर्मूला देखा दोस्तों, किस तरह से निर्वाचन कोटा प्राप्त होता है। एक विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला हमने देखा राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की और निर्वाचित MLA को मल्टीपल करेंगे 1000 से, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या है एक विधायक का मत मूल्य। एक विधायक का मत मूल्य यूपी के एक विधायक का मत मूल्य हमने निकाल के देखा दोस्तों 208 आता है। यूपी के सारे विधायकों का मत मूल्य निकाल के देखा। इसके बाद दोस्तों सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य हमारा कितना आया था? 5,43,231 आया था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमने एक MP का मत मूल्य निकाला और फॉर्मूला क्या था? सभी राज्यों के निर्वाचित MLO का मत मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्य हमने इसमें फॉर्मूले में दोस्तों ऐड करा। तो यहाँ से क्या है एक MP का मत मूल्य 700 निकल कर आता है। फिर हमने सभी MPओ के मत मूल्य देखा तो कितना आया दोस्तों? 5,43,200 आया। इसके बाद दोस्तों हमने क्या है निर्वाचन कोटे की बात करी, इनको क्या है फॉर्मूले में ऐड किया तो इस तरह से क्या है निर्वाचन कोटा कितना निकल कर आया? यानी कि 5,43,216। यानी जिस उम्मीदवार को इतने वोट प्राप्त हुए 5,43,216 वोट प्राप्त हुए हैं उसको विजय घोषित कर दिया। तो द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों कितने वोट प्राप्त हुए थे? 5,43,216 वोट प्राप्त हुए थे। इस तरह से क्या है द्रौपदी मुर्मू को विजेता घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा।